और पूरे हिंदुस्तान में, फलस्तीन में इजराइल की गोली से किसी मुसलमान की मौत हो जाती है, यहां का मुसलमान ऐसे रोता है जैसे लगता है भाई मर गया हो। नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको। और इतना दबाव बनाया भारत की सरकारों के ऊपर कि भारत की सरकार ने पिछले 50 सालों के अंदर जो भी संबंध रखे इजराइल के, उसको सार्वजनिक होने से बचाया, क्योंकि भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा। डर और अपीसमेंट का लेवल देखिए आप। वही मुसलमान, एक धरना कोई बता दे मुझे, एक कोई अखबार में कॉलम बता दे मुझे कि किसी ने चाइना के खिलाफ लिखा हो कि चाइना, भारत, पाकिस्तान, हमारे चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ मजहब के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उनको मार रहा है, जो बात उनकी नहीं मानते हैं उसको गोली मारी जाती है, वो पता नहीं चलता कहां चला जाता है। लेकिन इस पे भारत का मुसलमान चुप है। इजराइल की गोली से मरने वाले मुसलमान पे चिल्लाता है, कश्मीर के मुसलमान की बहुत चिंता है इनको, लेकिन इस मुसलमानों ने, चाहे वो सेकुलर हो, कम्युनल हो, जिहादी हो, एक मैंने प्रदर्शन दिल्ली में नहीं देखा कि हम चाइनीज एम्बेसी के खिलाफ एक प्रदर्शन करेंगे कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ये हो रहा है। चुप्पी है, क्योंकि चाइना भारत को थ्रेट में रखता है, इसकी सैडिस्ट प्लेजर है हमको। इसलिए हम अब उस एजेंडे पे चुप रहेंगे कि जब तक चाइना भारत के खिलाफ है, जब तक चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, हम चाइना के खिलाफ क्यों बोलें? ये लॉयल्टी है। इसलिए लोग नहीं बोलते, इसलिए लोग खामोश रहते हैं। इसलिए छोटी सी बात के ऊपर तो भारत में तो लेफ्ट के साथ बड़ा जबरदस्त गठजोड़ है आपका, लेकिन उसी गठजोड़ के मानने वाले से कोई सीताराम येचुरी से नहीं पूछता कि हम सुबह से लेकर शाम तक साथ साथ आपके रहते हैं, आप चाइना में क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसे बंद करें? उस पर चुप्पी है। उसकी चुप्पी और पाकिस्तान की इस्लामिक देशों में चुप्पी बराबर है कि नहीं बराबर है? लेकिन बात कैसे बदली कि जब वो इजराइल गया, एक तो इनको भी कुछ शौक है, उसको भी कुछ शौक है। वो भी पिछले 70 साल से इंतजार में बैठा था कि कोई आ ही नहीं रहा, और अभी जब मिले तो ऐसा लगा कि कुंभ में बिछड़े थे, जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। मैं उस बात को ह्यूमर के नाते आप तक कहना क्या चाहता हूं, वो ये है कि जब पता चला कि इजराइल जा रहे हैं साहब, तो यहां कुछ लोगों ने झी थोड़ा कुछ करना शुरू किया। उसने सुना ही नहीं, वैसे भी बहुत कम ही सुनता है, अपने लोगों की भी कम सुनता है, वो चलेगा। फिर वहां जिस तरीके से वो उसको लेके समुद्र के किनारे घूम रहा है, मेरा भाई मोदी, मेरा भाई मोदी आया है, मेरा भाई मोदी आया है, वो सब हो गया है। आप सबको पता होगा इजराइल में एक शहर है हाफिया, और ऑटोनोम एम्पायर, अच्छा ये आया है मेरे पास पहली पर्ची, लेकिन मैं जिस पर्ची की तारीफ करना चाहता था उस तारीफ में अब नहीं कर पाऊंगा। जब मैं मंच पे बैठा था तो मुझे एक पर्ची दी गई और ये कहा कि समय का कोई बंधन नहीं है आपके लिए। ये पहली पर्ची, लेकिन इसमें एक राइडर लगा हुआ है। अब ये राइडर की वजह से मानना पड़ेगा, अब ताई बैठी हुई, लोग कहेंगे कि ताई के अंडर पे भी ऐसा हो रहा था। इसमें लिखा है 10 बजने वाले हैं, चुनाव आचार संहिता का पालन करें। कुल मिलाकर के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो हाफिया जो शहर था वो ऑटोनोम एम्पायर के अंडर में था। हम में से किसको बताया गया? कभी इस घटना का जिक्र नहीं किया गया। लोगों ने भी नहीं कहा, हिस्टोरियन ने भी नहीं बताया कि जो भारत में 3 मूर्ति है, ये जो भारत में 3 मूर्ति का नाम आपने सुना होगा, जहां भारत के प्रधानमंत्री रहते थे। बस 2 मिनट में खत्म। वो जो 3 मूर्ति है, अरे भाई आप तो अपने घर चले जाएंगे, कार खड़ी हुई। मुझे बॉम्बे यही लोग भेजेंगे, अगर टिकट नहीं दी तो मैं कहां जाऊंगा? तो थोड़ा तो ख्याल मेरा भी कर लें। मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं, ये जो 3 मूर्ति चौक है दिल्ली में, इसके बारे में किसी को पता था? किसी को नहीं पता था। जो इजराइल का शहर हाफिया शहर है वो ऑटोनोम एम्पायर के अंडर में था। तो भारत की 3 कैवलरी के उसमें सिंबल बने हुए हैं, उसमें शायद एक मराठा है। तीनों भारतीय सेनाओं के सिंबल है। ये वो तीनों सेनाएं थी जिन्होंने जाकर के हाफिया उस शहर को ऑटोनोम एम्पायर की फौज से आजाद कराया था। मैंने फिर कहा आपको 5000 साल पुरानी सभ्यता का बोध ना हो जाए, आप
आपको अपने माजी पे गर्व ना होने लगे, आपके अंदर वो पुरुषार्थ पैदा ना हो जाए, इसलिए इस देश में आपको इतिहास ऐसा पढ़ाया गया कि आप सुबह निकले तो घर के बाहर औरंगजेब रोड देखें, घर के बाहर आप बाबर रोड देखें, आप जिंदगी भर इसी कुंठा में रहे, क्योंकि आप सच जान गए तो आपसे ज्यादा दुनिया में ताकतवर कोई नहीं होगा। इसलिए आपके इतिहास में नेताओं ने जानबूझ के आपको यह पढ़ाया, सच बात नहीं बताई कि अपने ऊपर गर्व करो कि तुम्हारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया में क्या क्या करा और तुमने दुनिया को क्या क्या दिया, ये पता ना चले। इसलिए आपकी हिस्ट्री में अकबर महान, बाबर महान, औरंगजेब महान, यही पढ़ाया जा रहा है जिनके बारे में हमें पता है कि हमारी माओ बहनों के साथ क्या किया गया। हम वही पढ़ते हैं, लिहाजा हमने सोच लिया है कि हम बौने लोग हैं। आप बौने नहीं हैं। अपने इतिहास को जानिए, अपने आप को जानिए, अपने में विश्वास रखिए। दुनिया में आपसी कोई कौम पैदा नहीं हुई है, लेकिन अपने पुरुषार्थ को जगाइए। वो पुरुषार्थ कब जगा? छोटी छोटी बात का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। वो क्या हुआ कि जब वो वहां गए तो आपके देश में उसकी रद्द-ए-अमल इसलिए नहीं हुआ कि आपके देश के अंदर बड़े सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, पॉलिटिकल राइट विंग का चक्कर है। उन्होंने हाफिया शहर की जो स्कूल की किताबें थी उसमें इन तीनों सेनाओं के गौरवशाली इतिहास को कोर्स में जोड़ दिया। ये 5 साल पुरानी कहानी है, लेकिन हम जो हमारे गौरवशाली इतिहास को जानते भी हैं, हमको बताना भी चाहते हैं, हम उनके साथ भी रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। अभी क्या हुआ, जब वो भाई इधर आया तो ये भाई लेके घूमा उसको। तो इन्होंने क्या किया कि 3 मूर्ति चौक का नाम अब हो गया है 3 मूर्ति हाफिया चौक। अब जब जिस आने वाली जनरेशन को जब ये पूछेगी कि 3 मूर्ति क्या है और ये हाफिया क्या है, तो इतिहास पता चलेगा, और जब इतिहास पता चलेगा तो उसे अपने पूर्वजों पे गर्व होगा। छोटी छोटी बात का मतलब है। आखिरी बात कह के मैं समाप्त करता हूं। पहली मन की बात सुनी थी? सुनी थी मन की बात? नहीं, मैं सच में पूछ रहा हूं, कोई मतलब की बात थी या नहीं थी? मुझे एक ही बात मतलब की लगती है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपने जिसे जिता दिया है वो जाकर के वो सड़क ही बना रहा है, वो डेवलपमेंट ही हो रहा है। वो तो हो ही रहा है, उसकी जो लिमिटेशन है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे जीवन में कोई पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, मैं वोट भी कभी नहीं दे पाता हूं बहुत सारे समय में, लेकिन अगर किसी के अंदर ने कोई अच्छी बात कही है तो उस अच्छी बात को अच्छी कहने से शर्माना नहीं चाहिए कि मेरे कहने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कौन हूं? पहली मन की बात और पहली पार्लियामेंट के भाषण को एक एक लाइन सिर्फ उसमें से याद रखनी थी, बाकी सब छोड़ देना था, तो आपको पता चल जाता इसका रास्ता किधर है। पहली मन की बात में एक छोटी सी कहानी सुनाई उसने। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, उसकी लिमिटेशन को समझिए। वो मेरी तरह नहीं बोल सकता भाई। उसने एक ही कहानी सुनाई, और वो कहानी जिनके लिए थी पता नहीं उनकी समझ में आया नहीं, दुश्मनों को समझ में आ गया कि ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा भाई। तो उन घबराहट हुई। उस मन की कहानी में छोटी सी कहानी ये थी कि एक शेर और शेरनी जंगल में अपने 4 बच्चों के साथ जा रहे थे, और शेर शेरनी ने एक भेड़ों का ग्रुप आया। तो शेर और शेरनी की उनकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो शिकार करते हैं। शेर शेरनी शिकार करने के लिए आगे दौड़ गए, काफी दूर निकल गए। उनके 4 बच्चों में से 3 बच्चे भाग भाग के माँ बाप के साथ चले गए और शिकार करके शेर शेरनी जंगल में चले गए। पीछे देखा उनके 3 बच्चे हैं। बात खत्म हो गई। कई साल गुजर गए, 700 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन शेरनी जब वापस उधर आई तो उसने देखा कि भेड़ों के झुंड में एक बच्चा कुछ उसे अपना जैसा लग रहा है। तो उसके पास गई, उससे कहा कि तू शेर का बच्चा है। वो उससे बोला नहीं मैं सेकुलर हूं। तू शेर का बच्चा? नहीं मैं सेकुलर हूं। नहीं मैं क्या, मैं तो भेड़ों के बीच में भी रह लेता हूं। उसको बहुत देर तक समझाया, वो समझ नहीं पाया। शेरनी बड़ी चिंतित हुई। फिर शेरनी ने कहा कि चल तेरे साथ चल मेरे साथ, और एक कुएं के पास ले गई और अपनी शक्ल दिखाई और उससे कहा तू अपनी शक्ल देख, और उससे कहा देख जो तेरी शक्ल है वो मेरी शक्ल है। बड़ी कोशिश की उसने। आखिर में उसको कुछ एहसास हुआ कि ये कुछ शक्ल मेरी लगती। फिर उसके बाद शेरनी ने दहाड़ मारी। तो जब उसने दहाड़ी शेरनी
तो उस बच्चे को भी एहसास हुआ, वो भी दहाड़ा, और उसके बाद वो मान गया कि मैं तेरा बेटा हूं। तो 2014 में बटन दबाने के बाद आपको एहसास हो गया कि 700 साल के बाद आप भी शेर हैं। आपको अपने होने का गर्व होना चाहिए। आप रास्ता भटक गए थे, कुछ हालात बदल गए थे, कुछ लोगों ने ऐसे हालात कर दिए कि आप अपनी पहचान भूल गए। अगर आपको किसी ने अपनी पहचान की याद दिला दी है तो पूरी ताकत से आप कहिए, हम शेर की औलाद हैं, हम भेड़ियों की औलाद नहीं है। लिहाजा कटना बंद कर दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, मेरे जाने के बाद यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। आप सब लोगों ने मेरी बात को इतने तहम्मुल के साथ, इतने धैर्य के साथ सुना है, मैं वाकई इस बात से बड़ा खुश हूँ। मैं कभी नहीं समझता था कि इतने विद्वान लोगों के बीच में मैं बोलूँगा, और इंदौर में तो विद्वानों की कमी नहीं है। अब ऐसी जगह ताई बैठी हूँ, मेरा बेटा अक्सर जब भी ताई को देखता था वो कहता था कि ये दिन में कितनी बार प्लीज 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 कहती है, तो वो परेशान रहता था। मैंने कहा यार पता नहीं, मैंने कहा पूरे 5 साल का काउंट करो, पता नहीं इतनी प्लीज किसी ने बोली होंगी कि नहीं बोली होंगी। मैंने कहा लेकिन यार तुम जैसे बच्चे मान जाते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग इनकी बात तब भी नहीं मानते। तो मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात कन्वे कर दी है। मेरी इन सब बातों के अंदर ही देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। आंतरिक सुरक्षा कोई अलग से नहीं है, यही छोटे छोटे इंग्रेडिएंट हैं जो देश को अंदर से चुनौती दे रहे हैं। उस चुनौती का सामना समाज को करना है। सेना अपना काम कर रही है, समाज अपना काम करे, दोनों के बीच का सामंजस्य रहेगा, तभी ये देश बचेगा। और ये देश बचेगा तो हम सब लोग होंगे। कोई कहे कि नहीं साहब मैं बचूंगा, मेरे पास मेरी गाड़ी मेरा मकान, आपका मकान आपकी गाड़ी कहीं जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आजादी से पहले जिस राष्ट्रपति भवन में कोविंद जी रह रहे हैं, आजादी से पहले उसमें कोई दूसरा रह रहा था। क्यों रह रहा था? क्योंकि सत्ता उनकी थी। तो आपने क्या किया? जब सत्ता आपकी आई, उन्होंने कहा आप जाइए, अब हम रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं इस देश में लोकतंत्र भीड़ तंत्र में तब्दील हो रहा है, और उस भीड़ तंत्र का कहना यह है, हम पागल नहीं हैं जो इंदौर में मकान बनाए, हम पागल नहीं हैं जो दिल्ली में मकान बनाए, हम एक दिन इसी मकान में रहेंगे, जाना आपको है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।